हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजय यादव आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं साइंस और साइंस में हम लोग का चल रहा है प्रकाश यानी कि लाइट। तो प्रकाश चैप्टर में जितने भी जब ऑब्जेक्टिव चाहे जो भी प्रश्न जितने भी इससे बनते जितने भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सी घटनाएं इससे जितनी भी जुड़ी घटनाएं होती हैं, बहुत सी घटनाओं को हम लोगों ने क्या कर लिया, पढ़ लिया। हम लोग पढ़ रहे हैं लेंस, और लेंस में हम लोगों ने उत्तल लेंस अवतल लेंस को पढ़ लिया है। इससे कौन सा प्रतिबिंब बनता है इसको पढ़ लिया है, कैसा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, उत्तल लेंस का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, अवतल लेंस का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, सभी को हम लोगों ने क्या किया है, जान लिया है। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने उत्तल लेंस और अवतल लेंस से जितनी भी इमेजें बनती है, प्रतिबिंब बनते हैं, उनके बारे में जाना है। देखिए, जो आपका उत्तल लेंस होता है उसका प्रयोग जैसे बताया गया आपको कि उत्तल लेंस जो होता है वो अवतल दर्पण की भांति कार्य करता है। तो उत्तल लेंस में क्या होता था कि जो भी हमारा उत्तल लेंस था उसमें जो भी किरणें थी ऐसे क्या हो रही थी, ऐसे फैल जा रही थी ना। तो जब ये किरणें फैल जा रही थी इधर से, जैसे इसमें था यहाँ से ऐसे जाकर ऐसे मुख्य से समांतर जा रही थी, लेकिन यहाँ पर जाने के बाद वो क्या हो रहा था, उनका अपवर्तन हो रहा था और हट रही थी। तो इसको हमने क्या नाम दिया, डाइवर्जेंट कहा। तो मतलब जहाँ पर क्या होगा, किसी भी मतलब अधिक जगह को कवर करना होगा, जैसे आपका जैसे कहीं पर लाइट इत्यादि में प्रयोग करना होगा तो वहां पर क्या होगा, उत्तल लेंस लगेगा। आई बात समझ में? तो ऐसे होता है, दर्पण में होता है ऐसा, लेकिन यहाँ पर जब हम क्या करेंगे, लेंस की तरह से देखेंगे तो लेंस का प्रयोग डॉक्टरों द्वारा ऐसे किया जाता है। तो वहां पर हम लोग जानेंगे। तो देखिए, जो हमारा उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस एक होता है हमारा अवतल लेंस, अवतल लेंस यानी कि कॉन्केव लेंस। एक होता है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस यानी कि कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस। देखिए, अवतल लेंस का प्रयोग कहां पर किया जाता है, तो आंख से संबंधित कुछ बीमारियां होती हैं, कुछ दोष होते हैं। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि जो पास की वस्तु होती है वह दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। पास की वस्तु दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी। तो यहाँ पर निकट की वस्तुओं को मतलब निकट की वस्तु तो दिखाई देगी, दूर की नहीं दिखाई देगी। तो क्या होगा, निकट दृष्टि दोष होगा उस समय जब किसी व्यक्ति को अगर नजदीक की वस्तु दिखाई दे और दूर की वस्तु न दिखाई दे, तो आपका कौन सा दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष होता है। लेकिन निकट दृष्टि दोष क्यों उपचार में क्या किया जाता है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए किसका प्रयोग करेंगे, अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। निकट दृष्टि दोष में किसका प्रयोग, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष को हम मायोपिया कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर निकट दृष्टि दोष की बात होती है, एक होता है आपका दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। इसमें दूर की वस्तु दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तु दिखाई नहीं देती है। और दूर दृष्टि दोष को कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। इसको कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। तो दूर दृष्टि दोष में किसका प्रयोग किया जाता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दूर दृष्टि दोष अगर कोई व्यक्ति है वो दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है तो उसको किस लेंस की आवश्यकता होगी, तो उत्तल लेंस की यानी कि कॉन्केव लेंस की आवश्यकता होगी। और दूर दृष्टि दोष क्या होता है कि इसमें दूर की वस्तु दिखाई देती है लेकिन पास की नहीं। निकट दृष्टि दोष में पास की दिखाई देती है लेकिन दूर की नहीं। आई बात समझ में? तो विश्वास है बातें आपको समझ में आई होंगी। और उत्तल लेंस और अवतल लेंस से जो भी प्रतिबिंब बनते हैं उनको उनके बारे में बता दिया गया। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे, लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस। देखिए, जो लेंस की क्षमता है इससे किसी भी परीक्षा में
एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। जैसे लेंस से एक ही ये जैसे लेंस की क्षमता है तो पहले इसको जान लेते हैं पावर ऑफ लेंस यानी लेंस की क्षमता होती क्या है। तो हम जानते हैं कि जो लेंस की क्षमता होती है वो उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। फोकस दूरी ये क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। लेंस की जो क्षमता होती है वह फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती होती है। लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब जो लेंस की क्षमता होगी वह क्या होगी? फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगी। तो यहाँ से क्या सूत्र निकलता है? लेंस की क्षमता F बराबर होता है F बराबर 1/p, जहाँ पर F क्या है? फोकस दूरी, और यहाँ पर जो P है यह P क्या है? लेंस की क्षमता है। क्या है? लेंस की क्षमता है। और देखिए यहाँ से जो आपका जो यहाँ पर F है F मीटर में, F किसमें? मीटर में। मतलब F का मान जैसे F तो फोकस दूरी होगी तो दूरी मीटर में होगी या सेंटीमीटर में, लेकिन F का मान सदैव मीटर में होता है। किसमें? सदैव मीटर में। मतलब हमेशा F का मान किसमें होता है? मीटर में होता है। कई बार हमारे सवाल को हल कर रहे हैं, अगर जो हमारा F है यानी कि फोकस दूरी है, अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया हो, किसमें दिया हो? अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया हो तो हम लोग क्या करते हैं कि जो फोकस दूरी होती है इसको सेंटीमीटर में नहीं रखना है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो F का मान होता है वो सदैव मतलब हमेशा किसमें होता है? मीटर में होता है। तो जब F का मान सेंटीमीटर में दिया है, F सेंटीमीटर में है, तो हम क्या करेंगे? इसको मीटर में बदलेंगे ना, तो वहां पर F सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा, ऐसे लिखते हैं F सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में तो इसको मीटर में बदलना है तो क्या हो जाएगा? 1, चाहे ऐसे कर देंगे F/100 मीटर, F/100 मीटर। सेंटीमीटर में क्या करेंगे? 100 से भाग कर देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा? मीटर मिल जाएगा। आई बात समझे? कैसे? तो हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, या इसी को हम कहें तो 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। तो 1 मीटर बराबर, यहाँ से अगर 1 मीटर बराबर निकालते हैं तो क्या होगा? 1 सेंटीमीटर बराबर निकालेंगे तो क्या होगा? 1 सेंटीमीटर बराबर निकालेंगे तो क्या होगा? उधर 1 मीटर है ही, यहाँ पर 100 है, 100 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? बटा में 100 जाएगा। मतलब 1/100 मीटर। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। तो यहाँ से हमें क्या करना है? 1 सेंटीमीटर बराबर निकालना है। तो 1 सेंटीमीटर निकालेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर, तो 100 उधर जाएगा ना, तो उधर भाई क्या 1 है और 100 इधर गुणा में सेंटीमीटर उधर जाएगा तो क्या होगा? भाग हो जाएगा। तो मतलब 1/100 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए F सेंटीमीटर है तो यहाँ पर क्या करना है? 100 मीटर में बदलना है, तो हम क्या करेंगे? F से इसी में गुणा कर देंगे तो 1/100 इंटू F करेंगे तो क्या मिलेगा? F/100 मीटर। आई बात समझ में? तो जो भी F का मान होता है वो सदैव क्या होता है? जो हमारी फोकस दूरी होती है सदैव मीटर में होती है। तो इस बात को ध्यान रखना है। और जो हमारा लेंस की क्षमता है यह क्या होती है? फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब अभी बताया गया F बराबर 1/p। देखिए जो दूरी है, अगर दूरी बढ़ेगी, देखिए यहाँ पर p का मान बढ़ेगा तो दूरी का मान क्या होगा? जो जब यह घटेगा, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर 1 है, F बराबर यहाँ पर p का मान 10 रखते हैं। क्या रखते हैं? 10। अगर 10 रखेंगे तो F का मान क्या आएगा? 10/1 आएगा ना। लेकिन अगर F का मान 10 न रखकर हम क्या रखें? अगर F का मान 10 न रखकर p का मान 10 न रखकर हम क्या करें? 1 रख दें, तो यहाँ पर इसका मान क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम p का मान बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर p का मान क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। तो जब p का मान बढ़ा रहे हैं तो F का मान क्या हुआ? घटा। p का मान बढ़ा तो F का मान कितना है? घटा ना। जैसे p का मान हमने 10 कर दिया, 10 किया तो 10/1 आया, लेकिन जब p का मान हमने घटा कर कम करके रखा 1 रखा, तो यहाँ पर F का मान कितना आया? 1 आ गया। मतलब जब हम p का मान कम करेंगे तो F का मान बढ़ेगा, जब p का मान बढ़ाएंगे तो F का मान क्या होगा? घटेगा। आई बात समझ में? और ये बातें ध्यान रखना है कि जो F होती है यह क्या होती है? हमेशा लेंस में
हमेशा क्या होती है, लेंस की क्षमता में हमेशा क्या होती है, मीटर में होती है। अब देखिए यहाँ से जो हमारा उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए P का मान, उत्तल लेंस के लिए P का मान पॉजिटिव होता है, यानी कि धनात्मक होता है। उत्तल लेंस के लिए P का मान पॉजिटिव या धनात्मक होता है। आई बात समझ में? वहीं पर अगर अवतल लेंस की बात करें, अवतल लेंस की अगर बात करें तो अवतल लेंस के लिए P का मान ऋणात्मक होता है, यानी कि नेगेटिव होता है। अवतल लेंस के लिए P का मान ऋणात्मक होता है और उत्तल लेंस के लिए P का मान क्या होता है, धनात्मक होता है। तो मुझे विश्वास है कि ये बातें आपको समझ में आई होगी। अब हम लोग देखिए यहाँ से जो भी हमारा प्रकाश था लगभग समाप्ति की ओर है और अब हम लोग बढ़ेंगे। अब इससे कुछ जुड़े हुए सिद्धांत को देख लेते हैं। तो देखिए हमने आपको बताया अभी कि जो देखिए यहाँ पर देखा गया कि लेंस की क्षमता क्या होती है, लेंस की क्षमता के बारे में जाना गया। तो वहां से एक प्रश्न आपको पूछा जाता है। देखिए अभी आपको बताया कि यहाँ से जो भी प्रकाश चैप्टर है वह समाप्त होता है। प्रकाश से जुड़े कुछ सिद्धांत हैं जिनको यहाँ पर दिया गया, अभी इसके बारे में आपको बताया जाएगा कौन किसको दिया है। लेकिन थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जो लेंस की क्षमता होती है ना, पूछा जाता है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, यह सबसे इंपॉर्टेंट है और यह कई बार कई परीक्षाओं में पूछा गया है। किसी भी पेपर में आप अगर देखेंगे तो इसको जरूर पाएंगे। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक, इसको याद रखिएगा, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। इसको कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। और एक और बात, जैसे जो भी दर्पण होता है तो दर्पण के पीछे, जैसे मान लेते हैं कि हमारा क्या है, जैसे समतल दर्पण को ले लेते हैं, हमारा समतल दर्पण है, इस दर्पण के पीछे किसका लेप लगा होता है, तो उस लेप को भी कई बार पूछा गया। तो यहाँ पर कुछ छूटे हुए पॉइंट थे, जैसे यथा लेंस का मात्रक, तो लेंस का मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। चाहे ऐसे भी प्रश्न पूछता है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है, तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है चाहे मात्रक है, डायोप्टर होगा। क्या होगा, डायोप्टर होगा। और यहाँ पर जो दर्पण के पीछे ऐसे कभी पूछ देता है, दर्पण के पीछे किसका लेप लगा होता है, दर्पण के पीछे जो हमारा दर्पण होता है किसका लेप लगा होता है, तो या तो HG मतलब मरकरी, Hg मतलब होता है मरकरी, मरकरी या पारा, इसको मरकरी कहिए चाहे Hg कहिए चाहे पारा कहिए, इसका लेप लगा होता है दर्पण के पीछे। आई बात समझ में? या SI यानी सॉरी सिल्वर, सिल्वर या सिल्वर का लेप लगा होता है, या तो कहीं कहीं पर एल्युमिनियम का भी लेप लगा होता है। तो इत्यादि ये सब इतने हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए दर्पण के पीछे किसका लेप लगा होता है, तो या तो पारा या तो सिल्वर या तो एल्युमिनियम का लेप लगा होता है। और लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप देखिए जो प्रकाश हमारा चैप्टर है, प्रकाश से जुड़े कुछ यहाँ पर सिद्धांत दिए गए। इन सिद्धांतों के बारे में जान लेते हैं। कौन सिद्धांत किसने दिया है, आपके पूछे जाते हैं। जैसे पूछा जाता है कि प्रकाश का कंपटन प्रभाव किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो प्रकाश का कंपटन प्रभाव, तो यहाँ पर नाम में आया है कंपटन प्रभाव, तो किसने दिया था, कंपटन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तो प्रकाश का कंपटन प्रभाव किसने दिया था, कंपटन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। आगे प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया था, तो न्यूटन ने दिया था। प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। आई बात समझ में? प्रकाश का कणिका सिद्धांत पूछे कि किसने दिया था, तो न्यूटन ने दिया था। वही न्यूटन जिसने गुरुत्वाकर्षण की खोज किया था। अब प्रकाश का तरंग सिद्धांत, अगर ये पूछ लिया जाए प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था, तो हाइगेंस एक आपके वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया था, प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया था।
उसके बाद प्रकाश का विवर्तन सिद्धांत, ये आपको पढ़ाया गया है प्रकाश का विवर्तन सिद्धांत। तो प्रकाश का विवर्तन सिद्धांत किसने दिया था? ग्रेमाल्डी ने दिया था। किसने दिया था? ग्रेमाल्डी ने दिया था। अगर इसको दो चार बार देख लेंगे ना तो ये पक्का याद हो जाएगा, और इससे अगर कहीं पर भी प्रश्न बना तो एक नंबर आपका रखा हुआ है। अब यहाँ पर आगे प्रकाश का व्यतिकरण सिद्धांत, अगर विवर्तन की बात करें तो ग्रेमाल्डी, अगर व्यतिकरण प्रकाश का व्यतिकरण सिद्धांत किसने दिया था? थॉमस यंग ने दिया था। प्रकाश का व्यतिकरण सिद्धांत किसने दिया था? थॉमस यंग ने दिया था। आएगा समझ में? अब देखिए अगला, द्रव में प्रकाश की चाल से संबंधित तरंग सिद्धांत। द्रव में प्रकाश की चाल से संबंधित, मतलब जो द्रव होते हैं उसमें प्रकाश की चाल से संबंधित प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत है, द्रव में प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत है, इस जो कि प्रकाश की चाल से रिलेटेड है, उसको किसने दिया था? फोकाल्ट ने दिया था। किसने दिया था? फोकाल्ट ने दिया था। अगला, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत, अगर यह बात पूछ लिया जाए प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? मैक्स प्लांक ने दिया था। किसने दिया था? मैक्स प्लांक ने दिया था। क्या? क्वांटम सिद्धांत। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? मैक्स प्लांक ने दिया था। अगला, प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। प्रकाश, जैसे प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है ना, तो प्रकाश का विद्युत चुंबकीय जो तरंग वाला सिद्धांत है, ये किसने दिया था? मैक्सवेल ने दिया था। प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत किसने दिया था? मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने दिया था। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर दिया है प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग कोष्ठक में फोटॉन सिद्धांत। अगर देखिए ऊपर से भी यही है प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत मैक्सवेल, नीचे भी है प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग कोष्ठक में फोटॉन किया है सिद्धांत। अगर कोष्ठक में फोटॉन नहीं किया रहेगा तो मैक्सवेल फोटॉन किया है, तो कौन इसकी सिद्धांत किसने दिया रहेगा? अगर फोटॉन नहीं है तो मैक्सवेल, अगर फोटॉन इसमें लग गया, प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत क्यों रहे तो मैक्सवेल, अगर प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग कोष्ठक में फोटॉन सिद्धांत रहे तो आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन, जिनको आधुनिक भौतिकी का पिता भी कहा जाता है, आधुनिक भौतिकी का पिता अल्बर्ट आइंस्टीन को कहा जाता है, जिन्होंने क्या किया था? सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। यह भी आपका कई बार पूछा गया है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो सापेक्षता का सिद्धांत दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने, जिनको आधुनिक भौतिकी का पिता कहा जाता है। केवल भौतिकी का पिता न्यूटन साहब थे, कौन हो गए? न्यूटन, लेकिन आधुनिक भौतिकी तो अल्बर्ट आइंस्टीन हो गए। तो प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग कोष्ठक में फोटॉन, मतलब प्रकाश जिन कणों से मिलकर बना होता है वही कण क्या होते हैं? फोटॉन कहलाते हैं। और जब शुरू वाली वीडियो होगी तो उसमें पहले वीडियो में, पहले नहीं शायद दूसरी वीडियो में आपको बताया गया होगा कि जो फोटॉन है, फोटॉन से क्या होता है? जो हमारा प्रकाश है इसका निर्माण होता है, क्योंकि ऐसे भी पूछा जाता है कि प्रकाश की मूल इकाई है, ऑप्शन में 4 रहेंगे उसमें से फोटॉन भी रहेगा, तो सही कौन होगा? फोटॉन। या ऐसे पूछा जाता है फोटॉन किसकी मूल इकाई है, तो 4 ऑप्शन आपके सामने रहेंगे, उसमें से एक रहेगा प्रकाश। तो प्रकाश की मूल इकाई क्या है? फोटॉन। तो मतलब प्रकाश किससे बना है? फोटॉन से बना है। तो अगर प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग कोष्ठक में फोटॉन सिद्धांत आ जाए तो अल्बर्ट आइंस्टीन, अगर प्रकाश का विद्युत चुंबकीय केवल तरंग सिद्धांत आए, फोटॉन ना आए, तो क्या होगा? आपका मैक्सवेल होगा। तो यहाँ पर प्रकाश से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट, मतलब महत्वपूर्ण सिद्धांत थे जिनके बारे में हम लोगों ने जाना। और इस कारण से देखिए जो भी हमने जाना इसको आप क्या करिए ना कि ऐसे याद नहीं हो रहा है तो 2-3 बार इसको देखिए, वीडियो को 2-3 बार देखिए, इसी को देखिए 2-3 बार देखेंगे पूर्ण रूप से याद हो जाएगा। ट्रिक वगैरह पर डालिएगा, ऐसे देखेंगे याद हो जाएगा। और अगर यह कहीं पर भी आया तो एक नंबर आपका रखा हुआ है। तो जो हमारा ये प्रकाश चैप्टर था, प्रकाश चैप्टर का यहीं पर समापन होता है। इसके बाद हम लोग कोई एक अलग अगला चैप्टर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि प्रकाश के जितने भी कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत थे इसके बारे में हम लोगों ने जाना, प्रकाश से संबंधित जितनी भी घटनाएं थी सबको हम लोगों ने पढ़ लिया। तो यहाँ पर जो भी सिद्धांत दिया गया है इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, मतलब ये यहाँ से अगर प्रश्न आया तो एक नंबर आपका रखा हुआ है। तो हमारी जो भी हमारा क्लास था यहीं पर ओवर होता है। अब हम यहाँ पर देखिए जो भी आपको बताया गया इसको हम क्या करते हैं कि यहाँ से यहीं से इसको क्या कर देते हैं? समाप्त कर देते हैं। इसके बाद अगला चैप्टर नेक्स्ट कोई चलेगा। हमारे वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।